My dear student, welcome to Education Embassy. Today we are going to study class 12 Political Science chapter 1 Challenges of Nation Building. So let's get started. आप लोगों को पता ही है हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किए, कईयों की तो जान गई। फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी से पूरे देश को संबोधित किया। लेकिन बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि क्या आजादी मिलना काफी था? क्या आजादी ने सारे इंडियंस के परेशानियों को खत्म कर दिया था? नहीं। आजाद भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया अपने साथ नए चैलेंजेस लेकर आया। इन्हीं चैलेंजेस को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में बांटेंगे: पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, इंटीग्रेशन एंड प्रिंसली स्टेट एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। Let's start with partition, displacement and rehabilitation. On 14-15 August, not just one, 2 nations came into existence, India and Pakistan. This was the result of partition. ब्रिटिश इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांट दिया गया। पर ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मुस्लिम लीग द्वारा 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये 2 नेशन थ्योरी क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 2 तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। इसलिए उन्होंने मुस्लिम के लिए अलग देश की मांग की। कांग्रेस ने कभी भी 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन 1940s में ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का कंपटीशन और ब्रिटिश का बहुत बड़े रोल के वजह से 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया और जिसके वजह से पार्टीशन हमारे देश का हुआ। लेकिन पार्टीशन जितना आसान सुनाई देने में लग रहा है उतना आसान नहीं था। पार्टीशन भी इतने आसानी से नहीं हुआ था। इसमें भी बहुत तरीके की डिफिकल्टीज आई। क्या क्या डिफिकल्टीज थी हम एक एक करके पढ़ते हैं। मेनली 4 डिफिकल्टीज थी। पहला, ब्रिटिश इंडिया में एक सिंगल बेल्ट नहीं था जहां पर मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड थे। मेनली ईस्ट और वेस्ट एरिया में मुस्लिम्स कॉन्सेंट्रेटेड थे और बीच में एक बहुत बड़ा एरिया था जहां पर इंडिया का लैंड था। तो पहली दिक्कत तो ये आई कि एक सिंगल बेल्ट मुस्लिम मेजॉरिटी का ना होना, जिसकी वजह से 2 नेशन 2 एरिया में बट गया पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट। दूसरी दिक्कत ये आई, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रहते हुए भी काफी मुस्लिम ऐसे थे जो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खान अब्दुल गफर खान। वो मुस्लिम होते हुए भी 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया और 2 नेशन थ्योरी को एंड में एक्सेप्ट किया गया और हमारे देश का पार्टीशन हुआ। दूसरी दिक्कत ये आई कि बंगाल और पंजाब जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, उसमें ऐसे बहुत सारा एरिया था, डिस्ट्रिक्ट था जहां पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। तो इसमें क्या किया जाए? इसमें ये फैसला लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक किया जाएगा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें हिंदू मेजॉरिटी में है वो इंडिया में रहेंगे और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन ये फैसला 14-15 अगस्त तक नहीं ले पाए। तो 14-15 अगस्त की रात को काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको ये पता ही नहीं था कि वो इंडिया में शामिल होंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे। वो एक कंफ्यूजन का स्टेट था। कई बार शॉर्ट नोटिस पे लोगों को घर खाली करके जाना पड़ता था। अचानक से उनका अपना देश अपना नहीं रह गया और
अपनी पुश्तैनी जमीनें, घर बार, अपने रिश्ते नाते छोड़ के उन्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ गया। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई पार्टीशन के दौरान वो थी माइनॉरिटीज की। इंडिया में मुस्लिम और पाकिस्तान में सिख और हिंदू माइनॉरिटीज में थे, तो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त कई बार चोरी, डकैती, किडनैपिंग और रेप तक हुआ। और इस प्रॉब्लम का किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। पॉलिटिकल लीडर्स ये सोच रहे थे ये वायलेंस कुछ समय तक रहेगा, लेकिन ये वायलेंस काफी लंबे समय तक चला, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। ये तो मैंने बात की डिफिकल्टीज की कि पार्टीशन के वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज आई। तो 4 डिफिकल्टीज मैंने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन के। अमृतसर, लाहौर, कोलकाता ऐसे शहर थे जो कि कम्युनल जोन बन गए थे। हिंदू ऐसे एरिया अवॉइड करते थे जहां पर मुस्लिम हो, और मुस्लिम ऐसे एरिया अवॉइड करते थे जहां पर हिंदू हो। पूरा खौफ का माहौल बन गया था। लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, उन पर अटैक्स होने लगे। अगर कोई किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर भी लेता है तो उनको रिफ्यूजी कैंप में समय बिताना पड़ता था। उन लोगों के लिए आजादी का मतलब रिफ्यूजी कैंप में महीनों बिताना था, और कई बार सालों उनको रिफ्यूजी कैंप में बिताना पड़ा। अब सवाल ये उठ के आता है, क्या पार्टीशन के बाद हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे संगठन थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र की छवि देने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने की हामी में थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। भारत के नेता ऐसा राष्ट्र नहीं देखना चाहते थे जहां एक धर्म के लोगों को ज़्यादा महत्व मिलेगा दूसरे धर्म के मुकाबले में। उनका मानना था कि नागरिक किसी भी धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। जिस आज़ादी के लिए महात्मा गांधी इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वो दिन आने पर उन्होंने उस दिन का उल्लास तक नहीं मनाया, उस दिन का जश्न भी नहीं मनाया। चलिए पढ़ते हैं महात्मा गांधी की शहादत के बारे में, सेक्रीफाइस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वो कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनका मन पर बहुत गहरी चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वो आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी में हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर
बैठ गए। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थीं। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपने वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। इस बात से वो नाखुश थे। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। ये उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनका उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका दे चुकाने पर राजी हो गई। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला लें अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था, वे गांधी जी को खास तौर पर नापसंद करते थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा गांधी जी मानते थे। हिंदू मुसलमान एकता के लिए अड़े प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्होंने कई दफ़े गांधी जी को जान से मारने की भी कोशिश की। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने के लिए मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा से हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसे ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गॉडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नज़दीक पहुंच गया। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को तत्क्षण मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गया। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों की मुश्कें कस दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिनों तक प्रतिबंधित कर दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति का जोर लोगों में घटने लगा। हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के पहले चैलेंज पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट डिस्कस करेंगे। आजादी के बाद हमारा देश टुकड़ों में बंटने को तैयार था, छोटे छोटे देश बनने को तैयार था हमारा देश, लेकिन वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रही और आज का जैसा हमारा देश है वैसा रहा। तो ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे वल्लभ भाई पटेल ने अपना सूझबूझ दिखाया और क्या क्या उनको पॉलिसीज अपनानी पड़ी, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।